नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े डेवलपमेंट हुए, कई बड़ी खबरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया। कहा, भारत किसी भी कीमत पर देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। देश के किसानों का हित सबसे ऊपर है और भारत इस मामले में किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। मोदी ने ट्रंप को दूसरा झटका दिया, यह ऐलान करके कि थोड़े दिन बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। एनएसए अजीत डोवाल आज मॉस्को में थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद अजीत डोवाल ने कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। डेट कंफर्म हो गई है, पुतिन बहुत जल्दी भारत आएंगे। और तीसरी खबर यह कि आज यह भी तय हो गया कि चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। मोदी इन दोनों नेताओं से अलग अलग भी बात करेंगे। इन सारी खबरों को जोड़कर देखने की जरूरत है। ट्रंप तो बार बार बयान देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। चीन के बाजार को भी खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्या भारत, रूस और चीन तीनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की रणनीति बनाएंगे? तीनों देशों का एक नया संगठन RIC बनाने का जो सुझाव पुतिन लंबे वक्त से दे रहे थे, क्या उसको अमल में लाने का वक्त आ गया है? अगर भारत, रूस और चीन साथ साथ आ गए तो इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? इस महाशक्ति का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर हो सकता है? इन पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाने की ट्रंप की धमकियों में कितना दम है, या फिर टैरिफ तो सिर्फ बहाना है, ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं मॉस्को में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के डिप्लोमेटिक मिशन का। एनएसए अजीत डोवाल ने आज मॉस्को में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अजीत डोवाल के रूस दौरे और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड और टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ भारत की टेंशन चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, यह बहाना बनाया। आज ट्रंप ने यह भी कह दिया, अभी तो शुरुआत है, वो भारत पर और भी बड़ा टैरिफ लगा सकते हैं, टैरिफ को और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अजीत डोवाल का मॉस्को में पुतिन से मिलना बड़ी बात है। मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल को रूस भेजकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी और देश का दखल या प्रेशर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अजीत डोवाल ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मीटिंग के बाद रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी फॉर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु के साथ डेलीगेशन लेवल की बात की। शोइगु के साथ मीटिंग में अजीत डोवाल ने भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने, डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में और सहयोग बढ़ाने की बात की। अजीत डोवाल ने कहा, रूस के साथ भारत के संबंध हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। भारत इस रिलेशनशिप को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। इसी दौरान डोवाल ने कहा, उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं और उनके दौरे की डेट्स करीब करीब फाइनल हो चुकी हैं। अजीत डोवाल ने कहा, भारत और रूस के टॉप लीडर्स के बीच रेगुलर मीटिंग से आपसी संबंध और बेहतर होते हैं। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अजीत डोवाल के साथ मीटिंग के दौरान रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु ने कहा कि रूस भारत को अहम साझेदार मानता है। यह रिलेशन आपसी सम्मान और विश्वास का है।
रूस दोनों देशों के संबंधों को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे दुनिया की नई चुनौतियों और नए खतरों का मुकाबला किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे वाला बहुस्तरीय संवाद कामयाबी से चला आ रहा है और इस संवाद की बुनियाद हमारे देशों के शीर्ष नेताओं के आपसी संवाद हैं। हमारे लिए भारत के साथ प्रतिष्ठित सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना बेहद अहम है, जो आपसी सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने और साझा एजेंडा आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पर आधारित है। हमारे देश के लिए भारत के साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करना अहम है, जो एक नई, स्थिर और अधिक न्यायोचित विश्व व्यवस्था का निर्माण करे, जिसमें सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और आपस में मिलकर नए दौर की चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करें। पुतिन इस बात को समझते हैं कि उनके बुरे वक्त में मोदी ने उनका साथ दिया। जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रूस को घेरा, भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया। भारत ने रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए, ट्रेड और बढ़ाया, हथियार खरीदे, क्रूड ऑयल खरीदा। और इसके साथ साथ मोदी ने पुतिन से कहा, आज के जमाने में युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस बैकग्राउंड में पुतिन का भारत आने का फैसला सिग्निफिकेंट है। इसमें अजीत डोवल ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। ट्रंप भी काफी समय से पुतिन से मिलने की कोशिश में लगे हैं। आज यह भी तय हुआ कि पुतिन और ट्रंप किसी तीसरे देश में मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि यह जगह यूएई हो सकती है। अजीत डोवल मॉस्को में डिप्लोमेटिक मिशन पर लगे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका से दो टूक कह दिया कि टैरिफ की धमकियों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। भारत सरकार किसी भी कीमत पर अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दे। भारत अमेरिका को जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दे। इसीलिए आज कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के किसान और पशुपालक भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत हर हाल में देश के किसानों के हितों की हिफाजत करेगा, अपनी डेयरी उद्योग को प्रोटेक्शन देगा। मोदी ने कहा, चाहे उन्हें पर्सनली कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इस मामले में वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। भारत पर प्रेशर डालने के लिए रोज रोज नए नए बयान दे रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर टैरिफ अभी और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अभी तो उन्हें 25% एडिशनल टैरिफ लगाए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, वो अभी सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा सकते हैं। सेकेंडरी सैंक्शन अमेरिका उन देशों और संस्थाओं पर लगाता है जो उन देशों या कंपनियों के साथ ट्रेड करते हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हो। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, हथियार लेता है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि चीन तो भारत से भी ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट रूस से करता है, तो क्या वो चीन पर भी और टैरिफ लगाएंगे? इस पर ट्रंप ने कहा वो चीन पर भी टैरिफ लगा सकते हैं और इस बारे में वो अगले कुछ दिनों में फैसला लेंगे।
Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to very see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to happen. their purchases? Could happen. भारत ट्रंप को डिप्लोमेटिक मोर्चे पर जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, भारत के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर सियासत तो जमकर हो रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दल अब तक मोदी से पूछ रहे थे कि मोदी ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे। मोदी ने जवाब दे दिया तो पूछने लगे ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती का क्या हुआ। जो ट्रंप मोदी के पक्के दोस्त थे वो भारत से दुश्मन जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जैसे ही ट्रंप ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप भारत पर ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ थोपने की कीमत छोटे कारोबारियों को चुकानी होगी। क्या मोदी 56 इंच की छाती दिखाएंगे? अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे? कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की मांग की। शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे भारत के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा। इसका फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को होगा। हालांकि शशि थरूर ने यह भी कहा कि ट्रंप रोज रोज जिस तरह का बयान बदल रहे हैं, जिस तरह रोज रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं, उससे लगता है कि टैरिफ तो सिर्फ बहाना है, ट्रंप के दिल में कुछ और है। लेकिन भारत को इसका भी कड़ा जवाब देना चाहिए, ट्रंप के आगे झुकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। विदेश नीति के बारे में आज अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश यादव ने कहा मोदी तो ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते थे, अब वो दोस्ती कहां गई। अखिलेश ने कहा कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हो गई। आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव की बात को टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने आगे बढ़ाया। अभिषेक बनर्जी ने सरकास्टिक तरीके से कहा ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं,
वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मरी नहीं है, अभी आईसीयू में है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, मोदी तो ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने अमेरिका तक चले गए थे, लेकिन अब ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत के आईटी, सर्विस सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मोदी को अपने दोस्त से पूछना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। So someone who campaigned for Donald Trump will be in an ideal position and situation and far more apprised and will be able to answer with clarity that what made Mr. Donald Trump and the US government impose a 50% tariff on India. And I also strongly condemn what Donald Trump said about India. He said the Indian economy is dead. Well, I don't agree. Nobody has got the might to kill the Indian economy. It's surviving on the love and affection of 140 crore Indians. I can say Indian economy is in ICU. From bad, it has become worse in the last 10 years. And by imposing 50% tariff, there will be a substantial job loss. Segments like IT, goods and services, pharmaceuticals, and textiles will be badly affected. Exports will come down. And this is all because of the botched-up foreign policy of the Union government. They have been speaking about India's global presence and how India has become a Vishwaguru. Is this the example? This is how India is being treated. ट्रंप के टैरिफ को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्सपोज हो गए हैं। ट्रंप खुल्लम खुल्ला सीज फायर का क्रेडिट लेते हैं, भारत पर टैरिफ की पेनल्टी लगाते हैं और मोदी खामोश रहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? किस प्रकार से सरकार जो है देश में चल रही है। 50% जो है टैरिफ जो है ट्रंप ने लगा दी। 28 बार जो है ट्रंप ने कहा सीज फायर उन्होंने कराया है। प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है और इस पर कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। किस बात का विश्व गुरु? चुप तो नहीं है क्योंकि विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत ने कहा कि विदेश नीति के मामलों में आमतौर पर सरकार और विपक्ष एकजुट रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता देश के मुद्दे पर भी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। निशिकांत ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ भारत के खिलाफ लगाए हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत के साथ खड़ा होने के बजाय ट्रंप की वकालत कर रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि देश से राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। क्या मानसिकता का परिचय दे रहे हैं या उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो तो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, डबल ए की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है देशद्रोह है। अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर विरोधी दलों की सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन भारत और अमेरिका के मामलों के जानकारों का कहना है कि डिप्लोमेटिक नजरिए से भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी इतने नहीं बिगड़े हैं कि संभाले न जा सकें। अमेरिका के विल्सन सेंटर में साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कोगलमैन ने कहा, भारत और अमेरिका के रिश्तों ने इससे भी बुरा टाइम देखा है और उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। कोगलमैन ने कहा कि अगर दोनों देशों के टॉप लीडर एक दूसरे डायरेक्ट बात करेंगे तो बिगड़ती बात बन सकती है। अगर ट्रंप और मोदी सीधे बात नहीं कर सकते तो कम से कम विदेश मंत्री जयशंकर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कॉल करना चाहिए।
This new announcement is not all that surprising, and the president. ये ऐलान हैरान करने वाला नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ के मामले में आगे जाने को लेकर बेहद प्रतिबद्ध हैं। ये भारत और अमेरिका के सामरिक संबंधों का पिछले 2 दशकों का सबसे बुरा दौर है। अब सवाल ये है कि यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इस मामले में काफी संभावनाएं हैं। यहां मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में दिक्कत भले रही हो, लेकिन दोनों देशों ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे कि भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। अमेरिका ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट पर पाबंदी लगाई है, जिससे आगे चलकर आतंकवाद से मुकाबले में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ेगा। इससे साफ है कि बेहद खराब दौर में भी रिश्ते बेहतर करने के लिए अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आगे चलकर आपसी भरोसा बढ़ाने के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तनाव कम करने और गर्मा गर्मी घटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि दोनों देशों के बड़े अधिकारी सीधे आपस में बात करें। विदेश विभाग और विदेश मंत्रालय के अधिकारी संवाद बढ़ाएंगे, जैसे कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से सीधे फोन पर बात करें। मुझे लगता है कि बात करना अहम है। Dr. Jaishankar and Marco. ये सही है कि ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत को नुकसान होगा, फार्मा और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज को परेशानी होगी, लेकिन ये टेम्परेरी है। भारत तो थोड़ा बहुत लॉस उठाने के बाद अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए मार्केट खोज लेगा। लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को भी डैमेज कर सकती है। इंडिया अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहां इस बात को लेकर काफी चिंता है कि अगर ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए तो अमेरिका को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो समझते हैं कि मोदी किसी तू मैमे में नहीं पड़ेंगे। वो पक्के अहमदाबादी हैं, किसी भी संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। अगर ट्रंप के टैरिफ से परेशान चीन, रूस और भारत एक साथ आ गए तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, महाशक्ति बनेगी, जो अमेरिका के बिजनेस के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ राजीव गांधी के बयान की। राहुल गांधी कई दिन से कह रहे थे कि चुनाव में किस तरह वोट की चोरी हो रही है, उनके पास इसके 100% पक्के सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा था जब वो सबूत सामने रखेंगे तो परमाणु बम फूटेगा। आज राहुल ने वो बम फोड़ा, लेकिन वो सुतली बम निकला। राहुल ने लोकसभा चुनाव का हवाला दिया। कर्नाटक में लोकसभा की एक सीट के एक असेंबली सेगमेंट की वोटर लिस्ट दिखाकर इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके इलेक्शन के नतीजों को प्रभावित कर रहा है, बीजेपी को जिताने में मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का सर्वे कह रहा था कि कांग्रेस को 16 सीटें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 9 सीटें मिली। इसलिए उन्होंने उन 7 सीटों पर फोकस किया जहां कांग्रेस हारी। बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस सिर्फ 32,707 वोटों से हारी थी। इस सीट के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को कांग्रेस से 1,14,046 वोट ज्यादा मिले। राहुल गांधी का दावा है कि खेल इसी सेगमेंट में किया गया। इस असेंबली सेगमेंट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई और फिर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट दिखाकर दावा किया कि 5 तरीकों से वोटों की चोरी की गई। महादेवपुरा असेंबली सीट में 11,965 डुप्लीकेट वोटर थे, यानी एक ही वोटर के नाम कई अलग अलग जगह पर थे। 40,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे थे जिनके पते फर्जी थे या एड्रेस के नाम पर कॉलम में कुछ नहीं लिखा था। राहुल ने तीसरी बात यह कही कि एक ही एड्रेस पर 50-50, 60-60 वोटर के नाम दर्ज थे। राहुल गांधी ने एक छोटे से मकान के पते पर 80 वोटर्स के नाम दर्ज दिखाए, जबकि वहां कोई नहीं रहता। और इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि इस सीट पर 4,132 वोटर्स ऐसे मिले जिनकी वोटर आईडी में फोटो गलत थी। फिर इन लोगों ने वोट कैसे डाले? इस पर राहुल ने कहा कि फॉर्म 6 के जरिए भी फर्जीवाड़ा किया गया। राहुल ने शकुन रानी नाम की एक महिला का एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे 70 साल की महिला को नए वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया। इस महिला ने 2 महीने में 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा और उसके नाम दोनों जगह पर वोट डाला गया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा करके राहुल गांधी ने यह फैसला सुनाया कि ये सारी गड़बड़ चुनाव आयोग ने की,
बीजेपी को जिताने के लिए की। राहुल ने कहा उन्होंने तो सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट का एनालिसिस किया है, लेकिन पूरी संभावना है इस तरह वोटों की चोरी देश की तमाम लोकसभा सीटों पर की गई। इसलिए चुनाव आयोग न तो वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी देने को तैयार है, न वोटिंग की रिकॉर्डिंग देने को तैयार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, पर 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। राहुल गांधी ने आज कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जो इल्जाम लगाया उस पर इलेक्शन कमीशन ने कड़ा रुख अपनाया है। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस मामले में राहुल गांधी को तुरंत एक चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि उन्होंने जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं उसका प्रमाण शपथ पत्र के साथ दें। कर्नाटक के सीईओ ने इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल नंबर 2024 में और फाइनल वोटर लिस्ट जनवरी 2025 में कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे लेकर कोई शिकायत नहीं की, कोई आपत्ति नहीं की, कोई अपील नहीं की। चुनाव के बाद भी 45 दिन के भीतर कोई शिकायत नहीं की गई और अब 1 साल के बाद राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस के स्टेट यूनिट की तरफ से इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा गया था। पहले 6 अगस्त को टाइम दिया गया, कोई नहीं आया। अब 8 अगस्त यानी कल का टाइम दिया गया है, लेकिन मीटिंग हो पाती इससे पहले ही आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा दिए। चूंकि राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में भी गड़बड़ी के इल्जाम लगाए थे, तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने भी राहुल गांधी को नोटिस देकर शपथ पत्र के साथ गड़बड़ी के सबूत देने को कहा है। राहुल गांधी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डुप्लीकेट वोटर्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने यूपी के 2 वोटर्स आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का जिक्र किया। राहुल ने दावा किया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 4 जगहों की वोटर लिस्ट में है, जिसमें से एक जगह लखनऊ भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विशाल सिंह का नाम कर्नाटक के अलावा यूपी के वाराणसी में भी दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन दावों को रिजेक्ट कर दिया। यूपी के सीईओ ने कहा ना ही आदित्य श्रीवास्तव का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में है और ना ही विशाल सिंह का नाम वाराणसी की वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनका दावा गलत है। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर काउंटर अटैक किया। संबित ने कहा जहां कांग्रेस हार जाती है वहां कभी ईवीएम खराब होती है तो कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ होती है, लेकिन जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां राहुल गांधी को सब ठीक लगता है। इसलिए राहुल गांधी की बातों को देश तवज्जो नहीं देता। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे,
यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। इसके बाद पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू सामने आए। किरेन रिजिजू ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पर अटैक करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। वो कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालते हैं, ये सही नहीं है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर जो दावा किया उसे वहां के लोग भी मानने को तैयार नहीं है। आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा करके जो बात रखा है, वो कर्नाटका के जो नेता है, वहाँ के जितना भी सीनियर लीडर है, सबका कहना है कि इतना बकवास बातें आज तक किसी सीनियर लीडर ने प्रेस में बात नहीं किया है। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है, लेकिन मैं इस छोटे छोटे हर मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है, तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। चूंकि राहुल ने आज फिर कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव भी बेईमानी से जीता, इससे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गड़बड़ी चुनाव आयोग में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है, इसलिए वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। इससे उन्हें फायदा नहीं, नुकसान होगा। चुनाव में पब्लिक उन्हें फिर से सबक सिखाएगी। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हुए। सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी हेराफेरी पकड़ी है। अब साफ हो गया कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है और पर्दाफाश होने के बाद जांच के लिए भी तैयार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स की कमियां बताई हैं और चुनाव आयोग उल्टा राहुल से एफिडेविट मांग रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में मजाक हो गया ना। सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है। कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इस पे नोटिस देगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से पास के कोई ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधलीबाजी है ना। और उस 30 दिन तो बीत जाते हैं, तो कभी इसकी जांच नहीं होगी। सो फ्रॉड होता रहेगा, जांच होगी नहीं। और अगर राहुल गांधी ये बात जनता के बीच में लाएं तो कहेंगे कि आप साहब एफिडेविट फाइल करो किसी रूल के अंतर्गत, हम इसमें वैसे जांच नहीं कराएंगे। ये तो अपने आप के मतलब कि लोकतंत्र का मजाक हो गया। तो मैं समझ रहा हूं कि इलेक्टोरल पार्टीज को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ऐसे ही सत्ता रहेगा तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा एक जमाने में कपिल सिब्बल ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल की बात को सपोर्ट किया था। आज राहुल गांधी ने ईवीएम को तो क्लीन चिट दे दी। राहुल ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, और अब कपिल सिब्बल भी उनके साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, ऊपर से देखने में बड़ा इंप्रेसिव लग सकता है, पब्लिसिटी के लिए अच्छा मसाला हो सकता है, लेकिन किसी भी इलेक्शन को चैलेंज करने का एक सेट प्रोसीजर है और यह कोई सीक्रेट नहीं है। हर कैंडिडेट जानता है कि किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करके ही चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्टोरल रोल को चैलेंज करने के लिए ऑन ओथ डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, और राहुल ने ये दोनों काम नहीं किए। सबसे बड़ी बात यह कि वोटिंग का तरीका सीक्रेट होता है, यह भी सीक्रेट होता है कि किसने किसको वोट डाला। फिर राहुल गांधी किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि जिनके नाम उन्होंने गिनाए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी को अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करनी चाहिए, वही बता सकता है कि कौन सा वोटर फर्जी है और कौन सा असली। जैसे तेजस्वी यादव के केस में हुआ, वो कह रहे थे उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके 2-2 वोटर कार्ड दिखा दिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि राहुल गांधी बिहार में इलेक्शन कमीशन की वोटिंग लिस्ट को रिवाइज करने का विरोध कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करेगा तो वोटर लिस्ट दुरुस्त कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कौन फर्जी है। अगर कर्नाटक की लिस्ट में राहुल गांधी को गड़बड़ दिखी, वहां ठीक से लिस्ट नहीं बनी, तो बिहार में वोटर लिस्ट की चेकिंग पर एतराज कैसे किया जा सकता है। आज तो तेजस्वी यादव ने मान लिया कि उनके वाकई में 2-2 वोटर कार्ड हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से उस वोटर कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और पूरा डिटेल देने को कहा था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। तेजस्वी को 2-2 बार नोटिस दिया जा चुका है, आज एक और नोटिस दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने अब तक इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं दिया है। आज जब इसके बारे में तेजस्वी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके नाम पर 2-2 वोटर कार्ड बने हैं, 2-2 एपिक नंबर जारी हुए हैं, तो यह गलती चुनाव आयोग की है और उनसे क्यों जवाब मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात यह है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है, मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। पहले शिकायत की थी, मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया, खूब पब्लिसिटी मिली। अब मामला उल्टा पड़ गया, इलेक्शन कमीशन ने 2-2 वोटर कार्ड दिखा दिए। तेजस्वी इसके लिए भी चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इसकी जांच न करता, 2-2 वोटर कार्ड कहां से मिलते? अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज न करे तो कैसे पता चलेगा कि किसके 2-2 कार्ड हैं, कौन सा वोटर फर्जी है और कौन सा असली? अब आपको उत्तरकाशी के धराली का हाल दिखाता हूं। धराली में सेना, आईटीबीपी,
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें इस वक्त मुश्किल टेरेन में खराब मौसम के दौरान सीमित संसाधनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। क्योंकि अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है, इसलिए धराली की आपदा में घायल या बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके उत्तरकाशी के हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। आज वो उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों का हाल पूछा, लेकिन मुश्किल यह है कि धराली के सैकड़ों लोग अभी लापता हैं। हादसे को 2 दिन बीत चुके हैं, इससे जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं उनका सब टूटने लगा है। जैसे लोगों को यह पता लगा कि धराली से कुछ लोगों को उत्तरकाशी के हॉस्पिटल में लाया गया तो हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ उत्तरकाशी में है, वो हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां महिलाओं की भीड़ दिखी। ज्यादातर महिलाएं ऐसी थी जिनका मायका धराली में है या फिर धराली में उनके पति का होटल था, दुकान थी। हादसे के बाद से कोई खबर नहीं मिली है। हॉस्पिटल के बाहर कोई रो रहा है, कोई घायलों की लिस्ट में अपनों का नाम तलाश रहा है। एक लड़की फोन में अपने मंगेतर की तस्वीर लिखाकर अपने मंगेतर के बारे में लोगों से पूछ रही है, उसे ढूंढ रही है। एक 17 साल की लड़की अपनी मां और छोटी बहन को तलाश रही थी। एक महिला ऐसी थी जिसके पिता धराली में रहते हैं, लेकिन आपदा के बाद से वो कहाँ हैं उसे कुछ नहीं पता। इन महिलाओं ने कहा कि प्रशासन और सेना के लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों को अब तक कुछ पता नहीं लग रहा। उन्हें तो सिर्फ इतना बता दिया जाए कि धराली में उनके जो परिवार वाले थे वो जिंदा हैं या नहीं। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नजर लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता ही नहीं। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना नेटवर्क है, पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। मम्मी है, पापा सब है, पूरा गांव अपना है मेरा। मेरा मायका है वहाँ से, पूरा गांव है मेरा अपना। हमारा मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे घर भी था, रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। और ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आया तो ये तो ऐसे भागे जोल्टी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले। सास सारा गाँव अपने है हमारा वहाँ। छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से, कोई बीमार है। हर मेरे पापा है, मेरे पापा हार्ट की पेशेंट है, उनकी दवाई चलती है, वो देहरादून से मंगवाते हैं। और आजकल पता नहीं कहाँ है, और पता भी नहीं उनका जंगल में है वो कि कहाँ है, उनका लिस्ट पे नाम भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमें बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनको पहुँचाइए। बस हरसिल मुखवा वाले सब ठीक है, धराली वालों को पहुँचाइए यहाँ, बस हम कुछ नहीं जानते। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी जंगल में हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उनको ना खाना मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना लिस्ट पे नाम है उनका, आप उनको पहुंचाइए बस। है कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। धराली से बस ये 2-3 लोग आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो कहीं और ही थे। जहाँ पे वो बाढ़ आई वो पता नहीं, वो तो लोग इधर उधर भागे हैं ना, कोई इस पहाड़ में, कोई उस पहाड़ में। घर वाले थोड़ा है, पूरा गांव अपना है हमारा, इसलिए हमारी हर एक की नाराजगी है कि नेटवर्किंग के कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने बचे हैं और कितने बह गए। और जो रेस्क्यू विभाग से बचाए गए हैं वो एक भी इंसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। इन लोगों का दर्द, इनकी तकलीफ समझी जा सकती है, नाराजगी भी जायज़ है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि धराली में हालात कैसे हैं। वहाँ सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जो इलाका खीर गंगा नदी के प्रकोप से तबाह हुआ है, वहाँ अभी भी 50 से 60 फीट मलबा है। पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया है। इस दलदल में कितने लोग दबे हैं ये कहना असंभव है। मलबे में दबे लोगों की बॉडीज को निकालना और भी मुश्किल काम है। हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों की सारी सड़कें टूट चुकी हैं। धराली तक हेवी मशीनरी पहुंचाना तो दूर, पैदल पहुंचना भी मुश्किल है।
हालांकि छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए पिछले 24 घंटों में छोटी मशीनें और कटर के साथ रेस्क्यू टीम्स को धराली में पहुंचाया गया है। आज सेना के बड़ी हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 से हैवी मशीनरी भी हर्षिल में पहुंचाने की कोशिश की गई। धराली के अलावा गंगोत्री और दूसरे इलाकों भी लोग फंसे हुए हैं। आज चिनूक के जरिए 374 लोगों को उत्तरकाशी और देहरादून लाया गया। हेलीकॉप्टर से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। धराली में जहां होटल और दूसरी बिल्डिंग जमींदोज हुई हैं, वहां से डेड बॉडीज को खोजने का काम अभी जारी है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू टीम्स उन लोगों को इलाके से निकालने की कोशिश कर रही हैं जो बादल फटने के बाद वक्त रहते ऊंचाई वाले इलाकों में भाग गए थे। जो लोग जंगलों में थे, सेना ने आज ऐसे 70 लोगों को रेस्क्यू किया। जिन लोगों को आज बचाया गया वो अभी भी दहशत में है। धराली में जिन लोगों के होटल थे, उन्होंने कहा जब मलबे के साथ सैलाब आया तो उनके होटल में ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं थे, लेकिन होटल में काम करने वाले और मजदूर वहां थे। पानी सबको बहा कर ले गया। धराली के 2 होटल को छोड़कर सारे होटल मलबे में दब गए। धराली में जो लोग बच गए वो इतने डरे हुए हैं कि वो अब इस जगह रहना ही नहीं चाहते। होटल था हमारे यहाँ पे, जब ये आपदा आई, जब हमको आवाज़ सुनाई दी तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे, यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हुए। यहाँ पे जो है 50-60 लोग लेबर थे और गाँव के जो है 8 लोग। हमारी फैमिली से हमारे भाई का लड़का था। थोड़ी सिर्फ एक बुरा मत हुई, बस बाकी कोई बॉडी नहीं ली अभी तक। होटल था यहाँ पे मेरा, गोल्डन हेरिटेज नाम से जी। यहाँ पे जो है 100 होटल सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 होटलों में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारी। मेला था सर, उस दिन मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग रहे होंगे, काफी थे रहे हैं तो सारे लोग जो है। अब सरकार क्या करती है, हमें कर देगा। धराली में हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे हैं। घरों के अंदर सिर्फ मलबा है। रेस्क्यू के काम में लगे BRO के जवान अमित कुमार ने धराली आपदा के शिकार एक परिवार की दर्दनाक कहानी बताई। अमित कुमार ने कहा, एक लड़की उनके पास मदद मांगने आई थी। उसके घर में मलबा भरा है, उसकी माँ और दादी का कुछ पता नहीं है। अमित कुमार ने कहा, यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, पूरे धराली गांव की खुशियां मलबे के नीचे दब गई हैं। ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ, उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है। 4-5 लोग उसके मिसिंग है और न उसकी बात हो पा रही है। बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। उत्तरकाशी में हालात बहुत भयानक हैं। पूरा इलाका मलबे में दबा है। धराली तक पहुंचने वाली सारी सड़कें और पुल टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं। मौसम खराब है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए रेस्क्यू का काम बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इस आपदा में कितने लोगों की मौत हुई। अभी तो ये भी नहीं पता कि मलबे में कितने लोग दबे हैं और जो लोग लापता हैं वो जिंदा हैं या नहीं। इसलिए जिनके परिवार वाले लापता हैं उनके सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन इन लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। हालात ऐसे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सेना, ITBP, NDRF, SDRF और पुष्कर सिंह धामी की सरकार पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तस्वीरें दिखा रही हैं। हम सब सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग लापता हैं वो सुरक्षित हों और जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास वापस आएं। आज संभल में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। योगी ने आज संभल में 658 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर योगी ने कहा, संभल भगवान कल्कि और हरिहर की भूमि है। पुराणों में कहा गया कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल में होगा। संभल सनातन का केंद्र था, लेकिन मुगलों के हमले के बाद सनातन की सारी निशानियां मिटा दी गई। कांग्रेस के लोग संभल में हत्याएं करवाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग हत्यारों को बचाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार संभल के पुराने वैभव को लौटाने की कोशिश कर रही है और संभल को बर्बाद करने वालों पर महाकाल का प्रकोप बरस रहा है।
याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे, क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। ये बात तो योगी के विरोधी भी मानते हैं कि प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, गुंडागर्दी करने वालों पर नकेल कस दी गई, अब लोग चैन की नींद सोते हैं। और ये कमाल योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प और अनबायस्ड एक्शन की वजह से संभव हो पाया। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है। सरे शहर में कपिल शर्मा के कैफे कैप्स पर अज्ञात लोगों ने 6 राउंड फायर किए। पिछले 1 महीने में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला हुआ है। सरे पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों के गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर इस गैंग की तरफ से कपिल शर्मा को धमकी दी गई है कि इस बार टारगेट कनाडा नहीं मुंबई होगा। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि गैंग ने कपिल शर्मा को कॉल किया, उनके फोन की घंटी बजी लेकिन फोन नहीं उठाया गया, इसलिए कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की गई। बिश्नोई और गोल्डी गैंग ने कहा कि अगर अगली बार कपिल शर्मा ने फोन नहीं उठाया तो गोली मुंबई में चलेगी। कपिल शर्मा ने कनाडा के सरे शहर में 3 जुलाई को रेस्टोरेंट खोला था। 10 जुलाई को रेस्टोरेंट पर पहली बार हमला किया गया था और उस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला चिंता की बात है। इसका मतलब है कि कनाडा में शूटर्स बेखौफ होकर घूमते हैं और कनाडा की पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं है। दूसरी बात है कि ये शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में बंद है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसके पास बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन है या ये लोग सिर्फ डराने के लिए बिश्नोई का नाम ले रहे हैं।